अय्याश परस्त किस्त नंबर 9। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो चचा ने दरवाजा खोला। अगर पहले से ही खोला होता तो फिर बंद कैसे हुआ, यास्मीन ने कहा और मुझे देखने लगी। मैंने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की ताकि इसे लगे जैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ। खामोश रहने के बाद मैंने कहा, हम 5 अफराद थे इस घर में, अब एक गायब है और 2 अब बाहर से हैं। मैंने करीब खड़ी लड़कियों की जानिब इशारा करते हुए कहा, हम 2 एक कमरे में बंद थे और दूसरे में ये लड़की बंद थी। ये तो साफ जाहिर है सहर ने ही हमें बंद किया, मगर वो घर से बाहर गई कैसे? वो तो बड़ी ही डरपोक किस्म की लड़की थी, इतना बड़ा कदम कैसे उठा गई? मैंने हैरत के साथ साथ परेशान कुल लहजे में कहा, यास्मीन बाई की तो सिटी गुम थी। चचा अपना पता साफ कर चुका था। ये बात मेरे लिए इत्मीनान का बाइस थी। अगर चचा ये कहता कि इसे रात को बहुत गहरी नींद आई और वो बेखबर हो के सोया रहा वगैरह वगैरह, तो यकीनी तौर पर यास्मीन मुझ पर शक जरूर करती। अब अगले प्लान के मुताबिक मैंने यास्मीन से कहा, तुम परेशान ना हो, मैं इसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। कहाँ जाएगा? साफ साफ जाहिर होता है सहर आ तो उड़कर गई है या फिर किसी ने इसे बाहर निकाल कर अंदर से दरवाजा लॉक किया। मैं चाहता था कि यास्मीन का शक भटकता रहे, कोई एक बंदा इसके शक के दायरे में ना रहे। फिलहाल तो जो मैंने कहा था इसके मुताबिक वो चचा पर शक करती, क्योंकि मैं तो खुद उसके साथ कमरे में बंद था। मगर मैं ये भी जानता था वो ज्यादा देर इस बूढ़े पर शक नहीं करेगी, क्योंकि न जाने वो बूढ़ा कितने अरसे से इसके साथ था। दूसरा बचता मैं आ फिर वो तीसरी लड़की जिसके कमरे को मैंने खुद लॉक किया था। बाहर से यास्मीन ने मुझे बैठने का कहा और खुद किसी को फोन करने चली गई। मैं जानता था अब ये अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करेगी आयशा को ढूंढने में, और वो लोग शहर से जाने वाले रास्तों पर, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले वहां तलाश करेंगे और फिर दारुल अमान जहां जहां घोड़ा दौड़ाएगी नाकामी ही मिलेगी। बहरहाल मेरा मकसद पूरा हो चुका था। यास्मीन बाई के शक को भटकाने के लिए मैंने प्लान के मुताबिक उन दोनों लड़कियों पर शक जाहिर किया। यास्मीन को बताया ये दोनों लड़कियां शायद शहर से मिली हों या फिर उनमें से कोई एक शहर ने अपना रोना रोया होगा और हमदर्दी के तहत उनमें से किसी ने इसे भागा दिया। यास्मीन ने मेरी बात सुनी और गौर से मुझे देखकर कहने लगी, बात ठीक है तुम्हारी, मगर कैसे? मैंने कहा, नाइट पर जाने वाली लड़कियां क्या पता कहाँ गई, आया कि वो गई भी आ नहीं। यास्मीन ने मेरी बात काटते हुए कहा, नहीं मैंने फोन करके पता किया है, ये दोनों सुबह 9 बजे ही वहाँ से निकल गई थी, रात भर वही रोकी थी। मैंने कहा, जब ये बाहर धंधा करने जाती है तो यकीनी तौर पर उनके अपने जाती ताल्लुकात भी बनते हैं, और क्या पता वही उन्होंने इस्तेमाल किए हो। मेरी बात का असर इस पर हुआ था। इसके चेहरे के बदलते तासुरात से साफ जाहिर था इस सारे प्लान ने एक काम जो मैंने किया था वो था पैसे देकर आयशा को ना खरीदने विला में ऐसा करने विला था। पहले मैंने सोचा था कि यास्मीन से बात करूंगा, मगर मेरी अक्ल काम कर गई। अगर इस वक्त मैंने आयशा के सिलसिले में यास्मीन से बात की होती तो आज यास्मीन के शक के दायरे में सबसे पहला नाम मेरा होता। मैंने दिल ही दिल में अपनी अक्ल को सलाम किया कि तुम्हारी मेहरबानी के तुम एन वक्त पर मुझ पर मेहरबान हुई। मैंने यास्मीन से कहा, शहर तो गई, अभी मेरी दिल लगी शुरू ही हुई थी कि वो तितली उड़ गई। यास्मीन बाई ने कहा, मैं इसे जमीन के नीचे से भी बाहर खींच लाऊंगी अगर मिली तो। मैंने दिल में सोचा और यास्मीन बाई से इजाजत तलब की कि मुझे कोई काम है, मैं फिर चक्कर लगाऊंगा। ये कहते ही मैं वहां से बाहर निकल आया था। मेरा रुख सीधा घर की जानिब था। असद की बात के नजर के इस घर में आने जाने वालों की और इस घर की निगरानी की जाती है। ये अकेली एक औरत का काम नहीं, बल्कि इस काम के पीछे पूरी माफिया होती है। मुझे किसी की परवाह नहीं थी, फिर भी उख्तात जरूरी थी। आज के दिन असद से भी नहीं मिल सकता था। मैंने घर में ही रहने का फैसला किया। एक टैक्सी पकड़ी और इसे शहर की मुख्तलिफ गलियों मैं घूमता फिराता रहा, फिर दूसरी टैक्सी से घर पहुंचा। खुदा मालूम यास्मीन बाई किसी फाफिया के साथ मिलकर काम करती थी या बस यूं ही अकेली वक्त को धक्का लगा रही थी।
घर पहुंचकर मैंने अच्छी तरह गुस्ल किया क्योंकि अच्छी खासी दोपहर हो चुकी थी। कभी कभी मुझे घर से बाहर ना निकलने का दौरा पड़ता था, पता नहीं क्यों ऐसा होता था। ना किसी से मिलना ना बात करना, यहाँ तक कि जब दादी की किसी बात पर मैं खफा हो जाता तो खाना पीना छोड़ दिया करता, सारा वक्त कमरे में गुजार देता। एक दफा तो पूरे 2 दिन में भूखा रहा, बस बिस्तर पर किसी बीमार शे की तरह पड़ा रहा। इतनी ज्यादा शराब नोशी करता कि देओत होके सो जाता, जब नक खोलती फिर पीता, खाली पेट फिर सो जाता। उन 2 दिनों में मेरी हालत इतनी खराब रही कि मेरे हाथ कांपने लगे थे। दादी इस दिन के बाद से डर गई थी, अब इसलिए कुछ नहीं कहती थी, बस कभी कभी मुझे शादी करने का कहती और मैं टाल दिया करता। पता नहीं मुझे क्या हो जाता था। जब कभी ऐसा होता तो मैं किसी भी किस्म की कोई आवाज नहीं सुनना चाहता, कोई मेरे पास या बात करे। मेरी अजीब सी कैफियत हो जाती थी, हर चेहरा हर शख्स मुझे बुरा लगने लगता और फिर सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता। शायद कभी कभी मैं खुद को अजियत देता। मेरे सारे कजिन मेरे साथ अच्छे थे, फिर भी मैं सीधे मुंह उनसे बात तक न करता था। मेरे ननियाल में सब थे मगर मेरा उन लोगों से कोई राबता न था। मेरी माँ मुझे मेरे दादा दादी के पास छोड़ के गई थी, ये कहकर के वो शाम तक लूट ही गए, मगर वो शाम जिस शाम इसे आना था वो कभी न आई। मेरी चची जो मेरी खाला भी थी वो और मेरी माँ की मेरी जली भगत थी। सारा प्लान मेरी चची का था। मेरे दादा दादी और बाकी सब इस बात से बेखबर थे और मेरी चची ने मेरी माँ का निकाह कर दिया। मेरे नाना और नानी की भी मर्जी शामिल थी इस सारी प्लानिंग में। मेरे बाप से शादी मेरी माँ की मर्जी के खिलाफ हुई की गई, जबकि इसे कोई और पसंद था और मेरे नाना नानी ने इस बात की परवाह किए बगैर मेरी माँ का रिश्ता मेरे बाप से जोड़ दिया। ये कच्ची उम्र की मोहब्बत थी जो मेरी माँ ने किसी अजनबी से की और बीवी मेरे बाप की बनी। पता नहीं कितनी ही दुआएं मेरी माँ ने इस वक्त मांगी होंगी कि इसकी शादी मेरे बाप से ना हो, कोई मौजिज़ा हो जाए, कुछ भी किसी भी तरह ये शादी ना हो। ऐन जरूर दुआएं मांगी होंगी और उन दुआ में से एक दुआ मेरे बाप के मरने की भी मांगी होगी, जो पूरी तो हुई मगर देर से। जब रास्ता मिला साफ तो वो क्यों ना जाती। इसके माँ बाप ने भी सोचा होगा कि जवान है, सारी उम्र कैसे गुजारे गए, हमारी जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। सब रास्ते साफ थे, कोई रुकावट न थी। कितनी खुद गरज औरत थी, क्या थी मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत नहीं थी, ये सरासर खुद गर्जी थी। ये सारी बातें जब मेरे दिल और दिमाग में घूमती तो मेरा खून खौल उठता। ये अजियत मेरे लिए जहर पीने से कम ना थी। ये प्यार मोहब्बत सब झूठ धोखा है, सिर्फ अपनी ख्वाहिश और तमन्ना के पीछे भागने का नाम है, जो पूरी होने के बाद इंसान बेजार हो जाता है। मोहब्बत मिटते मिटते फना हो जाती है, खाक में बदल जाती है। मेरे पास तो कुछ भी ना था। इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन वक्त बचपन होता है और वो उम्र के हर हिस्से में अपने बचपन की गुजरी हुई खुशगवार यादों को हमेशा याद करके उन यादों को जिंदा रखता है। मगर मेरे पास तो कोई अच्छी याद भी नहीं थी। मैं अपने बाप को याद करता, इस इंसान ने कमी किया थी। खूबसूरत इंसान था, शरीफ था। फिर मुझे वो अजनबी याद आता जिसके लिए मेरी माँ ने इस नावल अयाश प्रस्त का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे इस चैनल स्टोरीज 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब अगला पार्ट अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर अगली किस्त के साथ। निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। खुदा हाफिज।